हेलो स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है आर्थिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव, यानी कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक तथा पंचम क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये चल रहा है हमारा टॉपिक। और इसमें हम प्राथमिक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव पढ़ चुके हैं। एकत्रीकरण, खनन, लकड़ी काटना, कृषि, इन सब व्यवसायों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हम अपनी पिछली क्लासेस में देख चुके हैं। और आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि द्वितीयक और तृतीयक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि जब हम वस्तुओं का रूप बदलते हैं, है ना, और वस्तुओं का रूप बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उद्योग लगाने पड़ते हैं, है ना, क्योंकि जब हम कागज बनाएंगे तो हमें उद्योग लगाना पड़ेगा, जब हम कागज वस्त्र बनाएंगे तो उद्योग लगाना पड़ेगा, जब हम चीनी बनाएंगे तो उद्योग लगाना पड़ेगा, है ना। द्वितीयक क्रियाकलापों में मुख्य रूप से उद्योग ही आते हैं। तो आज हम उद्योगों का द्वितीयक क्रियाकलाप यानी कि उद्योगों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर मैं इसको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो उद्योगों का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। उद्योग आपको पता है, उद्योग एक वो क्रियाकलाप था जिसने मनुष्य के जीवन को बदल कर रख दिया। बदला या नहीं बदला? हिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब तक जो है औद्योगिकीकरण नहीं हुआ था, चीज़ों का उत्पादन कितना सीमित था, लेकिन औद्योगिकीकरण के बाद ही बड़ी जनसंख्या की कपड़ा और मकान जैसी जरूरतें पूरी हुई, है ना। तो औद्योगिकीकरण जो है वो मनुष्य के जीवन के इतिहास का हम कह सकते हैं कि एक मील का पत्थर था, जिसके कारण बढ़ती जनसंख्या कोई समस्या नहीं थी। हाँ, उद्योगों ने हमारी बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया, लेकिन इन्हीं उद्योगों ने हमारी बहुत सारी समस्याओं को पैदा किया। और वो समस्याएं क्या थी? पर्यावरण से संबंधित, क्योंकि जो वायुमंडल का प्रदूषण है वो सबसे बड़ा जो है औद्योगिकीकरण का कारण है। अब देखिए, जब हम द्वितीयक क्रियाकलाप की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब उद्योग विभिन्न प्रकार के, कौन कौन से? कागज और लुगदी उद्योग, वस्त्र उद्योग, भोजन प्रक्रमण, फूड प्रोसेसिंग, केमिकल इंडस्ट्री, मेटल इंडस्ट्री, पावर प्लांट, पेट्रोलियम उद्योग और न जाने कितने उद्योग हो सकते हैं, ये आप सभी को पता है ना। तो इस तरह जो है सारी इंडस्ट्रीज की हम बात कर रहे हैं। तो इस औद्योगिकीकरण ने हमारे वायुमंडल पर क्या प्रभाव डाला? वायुमंडल यानी कि जल, थल, वायु, या दूसरे शब्दों में कहें स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल, है ना। इन्होंने क्या प्रभाव डाला? इन्होंने हमारे पर्यावरण को प्रदूषित किया। यानी कि अगर हम द्वितीयक क्रियाकलापों का पर्यावरण पर प्रभाव की बात करते हैं तो हम सीधे से वायुमंडल के प्रदूषण की बात करते हैं। ठीक है। वायुमंडल का प्रदूषण जो है आप लोग पढ़ते आए हो, है ना। विभिन्न प्रकार के प्रदूषण पढ़े हैं ना, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। तो इन्हीं सबको जो है एक एक करके हमें जो है आज की इस क्लास में विस्तार से देखना है। सबसे पहले हम वायु प्रदूषण की बात करें। ठीक है। वायु प्रदूषण यानी कि जो वायु यानी कि मनुष्य के जीवन की सबसे जरूरी चीज है या नहीं है? मनुष्य के जीवन की सबसे जरूरी चीज वायु में भी ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध वायु, जो कि आज क्या होती जा रही है? प्रदूषित होती जा रही है। तो इसी वायु प्रदूषण की हम बात करेंगे। वायु प्रदूषण का मतलब क्या है? वायु के प्रदूषण का मतलब, जब वायुमंडल प्रदूषण की बात करते हैं तो इसका मतलब ये सारे प्रदूषण, वायुमंडल का प्रदूषण यानी कि सारे प्रदूषण। और वायु प्रदूषण की बात करते हैं तो हम केवल वायु प्रदूषण की बात करते हैं। अभी ये जो सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे ना, ये एक्चुअली वायु प्रदूषण की ही बात करते हैं। ओके। तो वायु प्रदूषण क्या है? जब हमारी वायुमंडल की वायु में अवांछित तत्व घुल जाते हैं, यानी कि ऐसे तत्व घुल जाते हैं जिनकी हमें वास्तव में आवश्यकता नहीं होती है, तो हम उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। और वायु प्रदूषण जो है वो दो तरह के तत्वों द्वारा होता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि वायु प्रदूषक जो है वो दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कणीय तत्व और रासायनिक प्रदूषण। यानी कि एक तो जो सॉलिड मटेरियल वायु में होता है और दूसरा जो केमिकल प्रोडक्ट जो है वायु में होते हैं। ठीक है। तो जो ठोस कण होते हैं वो क्या होते हैं? धूल,
धुआं, काले राख, ये सारे जो ठोस कण होते हैं। और रासायनिक प्रदूषक का मतलब जो विभिन्न प्रकार की गैसें हमारे वायुमंडल में घुली होती है, हमारी वायु में घुली होती है, वो मीथेन हो सकती है, बेंजीन, एथिलीन, CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर के ऑक्साइड, ये सारी जो है प्रदूषक गैसें हो सकती है। ठीक है, तो अब इस वायु प्रदूषण ने हमारे पर्यावरण को किस प्रकार प्रभावित किया है या हमारी वायु को किस प्रकार प्रभावित किया है। सबसे पहले वायु प्रदूषण के कारण हमारे वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन हुआ। समझे इसको, वायुमंडल की रासायनिक संरचना में परिवर्तन, मंडल की रासायनिक संरचना। अब रासायनिक संरचना का मतलब क्या है? परिवर्तन से पहले हम ये देखें कि वायुमंडल की रासायनिक संरचना क्या है। रासायनिक संरचना का मतलब यह है कि हमारी वायु में ऑक्सीजन पाई जाती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है और जो है कुछ सूक्ष्म गैसें पाई जाती है ना, जिसमें वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें जो है पाई जाती है। तो ये हमारे वायुमंडल की रासायनिक संरचना है। अब इस रासायनिक संरचना में परिवर्तन हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो संरचना है ये बदल रही है, क्योंकि ये एक एग्जैक्ट अमाउंट में हमारे पास है ना, 21% हमारी ऑक्सीजन थी। ग्राउंड फिगर में अगर मैं बात करूं तो 0.33% कार्बन डाइऑक्साइड 78%, हमारी नाइट्रोजन यही था। अब आज क्या हो रहा है, ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो काम है वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे वायुमंडल को गर्म रखने का काम करती है। कैसे करती है कि सूर्य से जो किरणें आती हैं वो धरती पर आती हैं और उसके बाद भौमिक विकिरण के रूप में वो वापस जाती है अंतरिक्ष में। लेकिन ये भौमिक विकिरण जब वापस अंतरिक्ष में जाता है तो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड की जो लेयर है, हमारे वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस भौमिक विकिरण को सोख लेता है और वायुमंडल को गर्म करने का काम करता है। अगर हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं होती तो शायद या तो हमारा वायुमंडल या हमारी पृथ्वी एकदम ठंडी होती या एकदम गर्म होती, है ना। इसका जो है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि ये हो सकता है शायद रहने लायक ना हो, है ना। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कितनी थोड़ी सी मात्रा है लेकिन हमारे वायुमंडल को गर्म रखने में बहुत इसकी अहम योगदान है, बहुत महत्वपूर्ण। ठीक, तो अब ये जो हमारे वायुमंडल को गर्म करने का काम जो कार्बन डाइऑक्साइड कर रही है, अब उद्योगों के कारण क्या, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आज के समय में बढ़ रही है। उस बढ़ने का कारण क्या है? ये सारे उद्योग है, क्योंकि ये सारे उद्योग जो है जैव ईंधनों का प्रयोग करते हैं। जैव ईंधन का मतलब कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, ये सारे, क्योंकि जैव ईंधन जब जलेंगे तो वो क्या रिलीज करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये जैव ईंधन जल, और आपको पता है कि कोयला, पेट्रोलियम की खपत कितनी ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वायुमंडल में धीरे धीरे बढ़ रही है। और इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के बढ़ने के कारण जो है हमारी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल को गर्म रखती है उसको हम क्या कहते हैं? हरित गृह प्रभाव कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं, है ना। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारे लिए जरूरी है, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है जैव ईंधनों के जलने के कारण, तो इससे क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि हमारा जो वर्तमान तापमान है इस तापमान में वृद्धि हो जाएगी। आज का जो हमारा तापमान है इस तापमान में जो है बहुत ज्यादा अगर परिवर्तन हो गया, मान लीजिए कि आज जितनी कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल में है, इस कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को अगर हम डबल कर दें, जो कि 2050 तक होने वाली है, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा डबल हो जाएगी तो डबल होने से क्या होगा कि हमारी धरती का जो तापमान है वो 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। और 3 डिग्री कब? जब दोगुनी हो जाएगी, या आज के संदर्भ में हम कहें कि 2050 3 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। तो इसके बढ़ने के कारण क्या होगा कि जो हिम के रूप में जो जल एकत्रित है पर्वतों पर हिम नदियों के रूप में, वो हिम नदियां पिघल जाएंगी, बर्फ पिघलेगी, तापमान बढ़ेगा
पिघलेगी, वो बर्फ पिघल गई। वो बर्फ पिघलने के बाद जो है वो बर्फ जैसे ही पिघली वो नदी के रूप में जो है नदियों से होते हुए समुद्र में जाकर मिलेगी। समुद्र में जाकर मिलेगी तो क्या होगा, समुद्र में जाकर मिलने से जो समुद्र के जल का तल है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, 1 मीटर 2 मीटर 5 मीटर कितना भी बढ़ सकता है ये। ठीक है, तो वो जो जल का तल बढ़ जाएगा उसके कारण हमारे जो कोस्टल एरियाज हैं यानी कि जो तटीय इलाके हैं वो तटीय इलाके बिल्कुल जलमग्न हो जाएंगे। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि अगर ये स्थिति आई कि ये तापमान बढ़ा और तटीय इलाके डूबे तो जितने तटीय देश हैं या जितने आइलैंड कंट्रीज हैं, द्वीपीय देश हैं, वो द्वीपीय देश जो है बांग्लादेश भी डूबेगा, उसमें भारत के जो द्वीप है वो भी डूबेंगे, लक्षद्वीप भी डूबेगा। तो इस तरह जो है जो समुद्र के मध्य में जो भूमि है वो सारी की सारी जलमग्न हो सकती है। और केवल ये नहीं है कि ये इलाके डूब जाएंगे, इसके और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। इसके लिए तो जो है इसको पूरा डिटेल में करने के लिए तो अलग से क्लास होगी, लेकिन जो है अभी आप इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लो। ठीक है, इसी प्रकार वायुमंडल में केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही नहीं है बल्कि वायुमंडल में CFC और मीथेन जैसी गैसें भी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैस जिसे कहते हैं, जो हमारे इन्हीं उद्योगों से निकलती है। ठीक है, इन उद्योगों से क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन गैसें निकल रही हैं। वो क्या करती है कि हमारी जो ओजोन परत है उस ओजोन परत का क्षय करते हैं, क्योंकि ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके ओजोन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसको पतला कर रहे हैं। क्योंकि ओजोन क्या करती है, सन से आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रेज है, हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं, उनको रोकती है। लेकिन अब क्योंकि ये परत धीरे धीरे पतली हो रही है तो इसके कारण जो सूर्य की किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे पास आएंगी, हमारी बॉडी के साथ रिएक्शन करेंगी और इसके कारण त्वचा कैंसर और चमड़ी से संबंधित रोग जो है होंगे। इसीलिए जो है जो स्किन कैंसर की जो तादाद है या स्किन कैंसर के जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। उसका कारण ये भी है ओजोन की जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसका ह्रास हो रहा है। इसी प्रकार जो है और जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक और एसिड भी जो है इन उद्योगों से निकलता है, जिसके कारण क्या होता है कि इनके ऑक्साइड हवा में तैरते रहते हैं और हवा में जब वो तैरते रहते हैं, जब बारिश होती है तो पानी के साथ घूमते हैं और पानी के साथ घूमकर नीचे जमीन पर आते हैं। तो वो जो रेन होती है जिसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड घुली होती है उसको हम एसिड रेन बोलते हैं या अम्लीय वर्षा बोलते हैं, क्षारीय बूंद होते हैं उसमें। ठीक है, जो हम कह रहे हैं ना कि ताजमहल काला पड़ रहा है, उसका कारण ये एसिड रेन ही तो है। और केवल ये नहीं है कि कोई पत्थर की इमारत काली पड़ रही है। ठीक है, इसके साथ साथ क्योंकि ये केमिकल एसिड होता है इसमें, तो ये जहाँ जहाँ ये पानी गिरेगा वो जमीन के उपजाऊपन या फिर जो है पशु भी उस पानी को पिएंगे और भी होगा, मतलब जहाँ जहाँ पानी का यूज होगा वहाँ पेड़ों पे भी बिल्कुल इनका जो है वनस्पति पे और पेड़ों पे भी जो है बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। भूमि का उपजाऊपन भी कम होगा, पेड़ों का भी पेड़ों की भी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी, पानी की क्वालिटी भी डिग्रेड होगी। तो इस तरह बहुत सारे जो है प्रभाव इसके पड़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी की इस क्लास में हम इसको द्वितीय क्रियाकलाप में वायु प्रदूषण तक ही सीमित करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पूरा अगर मैं एक साथ करूँगी तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो अभी इसको जो है हम केवल वायु प्रदूषण को आप जो है ध्यान में रखेंगे कि वायु प्रदूषण के अंतर्गत ये चीज़ें जो है आती हैं